कलकत्ता 1965। समय रात के 11:15 बजे। बाहर आसमान का रंग कालिक जैसा काला था, जिसे बीच बीच में कड़कती हुई बिजली एक पल के लिए चीर देती थी। रजनी सेन रोड पर सन्नाटा इतना गहरा था कि सड़क पर गिरती बारिश की हर बूंद की आवाज़ किसी हथौड़े की चोट जैसे महसूस हो रही थी। यह वो सामान्य बारिश नहीं थी जो कलकत्ता की गर्मी को शांत करती है। यह एक तूफानी रात थी, जिसमें हवाएं खिड़कियों से टकराकर रोने जैसी आवाज़ें निकाल रही थीं। हमारे ड्राइंग रूम के अंदर माहौल बाहर से भी ज्यादा भारी था। हवा में चार मीनार सिगरेट के धुएं की एक मोटी नीली परत तैर रही थी। गंध इतनी तीखी थी कि किसी और का दम घुट जाए, लेकिन हम इसके आदी थे। प्रदोष चंद्र मित्तर यानी हमारे अपने फेलुदा अपनी पसंदीदा पुरानी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई मूर्ति हो, लेकिन मैं जानता था कि वो सो नहीं रहे थे। उनकी दाईं तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, सोफे के हत्थे पर एक अदृश्य ताल दे रही थी। टक टक टक। ये उनके दिमाग के चलने की निशानी थी। मैं तापेश रंजन मित्र यानी तोपशे कमरे के दूसरे कोने पर स्टूल पर बैठा था। मेरे हाथ में एक जासूसी उपन्यास था, लेकिन पिछले आधे घंटे से मैंने एक भी पन्ना नहीं पलटा था। मेरा पूरा ध्यान फेलुदा पर था। पिछले 3 दिनों से उनके पास कोई केस नहीं था, और बिना काम का फेलुदा एक सोए हुए ज्वालामुखी जैसा होता है, शांत लेकिन अंदर से खौलता हुआ। तो अक्षय, फेलुदा ने आंखें खोले बिना ही पुकारा। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आ रही हो। जी फेलुदा, मैंने तुरंत जवाब दिया, किताब बंद करते हुए। क्या तुम्हें बाहर कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने कान लगाकर सुना। सिर्फ बारिश और हवा की आवाज फेलुदा। गलत। फेलुदा ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों में वो धार थी जो किसी भी रहस्य को काट सकती थी। ध्यान से सुनो। एक गीली सड़क पर चमड़े के जूतों की आवाज है। कदम लड़खड़ा रहे हैं। कोई बहुत जल्दी में है, लेकिन डर की वजह से उसके पैर भारी हो गए हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को मेरे रूंगटे खड़े हो गए। बाहर तूफान था, और ऐसे मौसम में कोई शरीफ आदमी घर से नहीं निकलता। फेलुदा अपनी जगह से उठा नहीं, बस उसने अपनी सिगरेट को ऐश ट्रे में मसला। दरवाजा खोलो तोपशे, लगता है मुसीबत ने हमारा पता ढूंढ लिया है। मैं कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। चिटखनी हटाते ही हवा का एक जोरदार झोंका अंदर आया, और उसके साथ एक भीगा हुआ सा साया दहलीज पर खड़ा दिखाई दिया। ये रामेश्वर घोष थे। रामेश्वर बाबू हमारे पड़ोस में ही रहते थे। एक रिटायर्ड सरकारी क्लर्क, उम्र करीब 55 साल, हमेशा सफेद धोती कुर्ता पहनने वाले शांत और नपे तुले इंसान। लेकिन आज जो भाव उनके चेहरे पर था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उनका चेहरा बारिश के पानी से भीगा था, लेकिन पसीने की बूंदें साफ अलग दिख रही थीं। उनकी आंखें फटी हुई थीं, पुतलियां फैली हुई थीं, और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। अंदर आइए, मैंने हटते हुए कहा। रामेश्वर बाबू अंदर लड़खड़ाते हुए आए। उन्होंने मुड़कर 2 बार दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उन्हें शक हो कि कोई उनके ठीक पीछे चला आ रहा है। फेलुदा अब खड़ा हो चुका था। उसने रामेश्वर बाबू को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। उनकी कीचड़ से सनी चप्पलें, उनकी मुट्ठी जो इतनी जोर से बंद थी कि पोर सफेद पड़ गए थे, और उनकी शर्ट का कॉलर जो अस्त व्यस्त था। बैठिए, फेलुदा ने सोफे की तरफ इशारा किया। और तोपशे, रामेश्वर बाबू के लिए पानी लाओ, ठंडा नहीं, सादा। रामेश्वर बाबू सोफे पर ढह से गए। पानी का ग्लास हाथ में लेते ही छलक गया। फेलू बाबू, उनकी आवाज किसी फटे हुए बांस जैसी थी।
मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। कौन? फेलुदा ने उनके ठीक सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा। उसकी टोन अब प्रोफेशनल थी। मैं नहीं जानता। रामेश्वर बाबू ने अपना सिर पकड़ लिया। पिछले 3 दिनों से मुझे लग रहा है कि कोई मेरी परछाई बनकर मेरे साथ चल रहा है। परसों शाम को जब मैं पार्क से लौट रहा था, मुझे लगा मेरे पीछे झाड़ियों में कोई है। कल रात मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर मैंने किसी की सांस लेने की आवाज सुनी, और आज वो रुक गए, जैसे आगे बोलने की हिम्मत जुटा रहे हों। आज क्या हुआ रामेश्वर बाबू? फेलुदा ने नरमी से लेकिन दृढ़ता से पूछा। आज शाम को उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और कांपते हाथों से मेज पर रख दिया। ये मुझे मेरे घर के लेटर बॉक्स में मिला। फेलुदा ने कागज उठाया। वो एक साधारण सस्ता कागज था जिस पर लाल स्याही से, शायद स्केच पेन से, मोटे अक्षरों में लिखा था, 20 साल पुराना हिसाब, तैयार रहना। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़की और उस रोशनी में मैंने देखा कि फेलुदा की भौहें तन गई थीं। 20 साल, फेलुदा बुदबुदाया। रामेश्वर बाबू, ये कोई साधारण धमकी नहीं है। ये अतीत से आया हुआ कोई भूत है। 1945 के आसपास क्या हुआ था उस साल? रामेश्वर बाबू का चेहरा और भी पीला पड़ गया। कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी नौकरी करता था। झूठ। फेलुदा की आवाज चाबुक की तरह पड़ी। मेरे पास आने का मतलब है पूरा सच बोलना। आपकी आंखों में जो डर है वो एक अनजान दुश्मन का नहीं है, वो पाप बोध, गिल्ट का डर है। आप जानते हैं कि ये कौन है, या कम से कम ये जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। रामेश्वर बाबू की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। मेरी घड़ी, वो फुसफुसाए, ये कल रात से 3 बार रुक चुकी है, जबकि मैंने इसे अभी पिछले हफ्ते ही ठीक करवाया था। फेलुदा ने उनकी कलाई थामी और घड़ी को गौर से देखा। 11:15 पर रुकी है और अभी 11:20 हुए हैं, यानी आप जब मेरे घर आ रहे थे ठीक उसी वक्त ये रुकी। रामेश्वर बाबू, बंद घड़ियां अक्सर आने वाले बुरे वक्त का इशारा करती हैं। अब बताइए 1945 में क्या हुआ था? रामेश्वर बाबू ने गहरी हताश सांस ली। एक चोरी और एक आत्महत्या। अगली सुबह कलकत्ता शहर कोहरे की एक मोटी सफेद चादर में लिपटा हुआ था। दृश्यता इतनी कम थी कि 10 कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वातावरण में नमी थी और एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों में उतर रही थी। फेलुदा सुबह 5 बजे से जाग रहा था। वो अपने कमरे में नंगे पैर टहल रहा था। ये उसका तरीका था, चलते हुए सोचना। मैं रजाई में दुबका हुआ उसे देख रहा था। रामेश्वर बाबू ने जो बताया उसमें कई छेद हैं तोपशे, फेलुदा ने अचानक कहा, जैसे वो किसी अदृश्य व्यक्ति से बहस कर रहा हो। उन्होंने कहा था कि 1945 में उनके ऑफिस से पैसे चोरी हुए थे और उनके दोस्त सदानंद ने आत्महत्या कर ली थी। मैंने याद दिलाते हुए कहा। हाँ। फेलुदा रुका और खिड़की के बाहर कोहरे को घूरने लगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस चोरी के वक्त वो खुद कहाँ थे और 20 साल बाद उस घटना का जिक्र क्यों। अगर बदला ही लेना था तो वो आदमी इतने साल इंतजार क्यों करता? उसने मुड़कर मुझे देखा। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें देश प्रिय पार्क जाना है। रामेश्वर बाबू की दिनचर्या के मुताबिक वो आज भी अपनी मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, चाहे वे कितने भी डरे हुए क्यों ना हो। आदत डर से ज्यादा पुरानी होती है। 6 बजे हम पार्क में थे। कोहरा अभी भी घना था। पेड़ों के काले तने धुंध में तैरते हुए राक्षसों जैसे लग रहे थे। पार्क लगभग खाली था, सिवाय कुछ बुजुर्गों के जो खांसते हुए चल रहे थे। हम एक बेंच के पीछे छिपे हुए थे। फेलुदा ने अपना कॉलर ऊपर कर रखा था और अपनी पैनी नजरों से पार्क के हर कोने को छान रहा था। वहां देखो, फेलुदा ने इशारा किया। रामेश्वर बाबू पार्क के दूसरे छोर पर चल रहे थे। उनकी चाल में सतर्कता थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। और अब वहां देखो, उस बरगद के पेड़ के पास। फेलुदा की आवाज धीमी हो गई। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। कोहरे के बीच एक बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ों के पीछे एक आकृति खड़ी थी।
एक आदमी। उसने एक लंबा मैला कुचैला रेनकोट पहना हुआ था और सर पर एक मंकी कैप थी जिससे उसका चेहरा लगभग ढका हुआ था। वो सीधा रामेश्वर बाबू को घूर रहा था। क्या वो वही है? मैंने फुसफुसाया। शायद, फेलुदा ने कहा। चलो थोड़ा करीब चलते हैं, लेकिन आवाज मत करना, सूखी पत्तियों पर पैर मत रखना। हम दबे पांव आगे बढ़े। हम शिकारी थे और वो आदमी हमारा शिकार। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। हमारे पीछे से एक जोरदार आवाज आई, अरे फेलू बाबू, आप यहां! ये लाल मोहन गांगुली उर्फ जटायु थे, हमारे लेखक मित्र। उन्होंने हरे रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था और हाथ में एक भारी डंडा था। उनकी आवाज सन्नाटे में किसी बम धमाके जैसी गूंजी। उस रेनकोट वाले आदमी ने तुरंत हमारी तरफ देखा। भले ही उसका चेहरा ढका था, लेकिन मैंने उसकी आंखों की चमक देखी, एक जंगली जानवर जैसी चमक। वो पलटा और दौड़ लगा दी। पकड़ो उसे, फेलुदा चिल्लाया और बिजली की गति से उसके पीछे भागा। मैं और जटायु भी पीछे दौड़े। वो आदमी पार्क की टूटी हुई दीवार की तरफ भाग रहा था, लेकिन उसकी चाल वो अजीब थी। वो लंगड़ा रहा था। उसका बायां पैर जमीन पर पड़ते ही थोड़ा झुक जाता था, फिर भी उसकी रफ्तार गजब की थी। रुक जाओ, फेलुदा ने चेतावनी दी। आदमी दीवार के पास पहुंचा। उसने एक ही छलांग में दीवार के ऊपर हाथ रखा और दूसरी तरफ कूद गया। जब तक हम दीवार के पास पहुंचे, वो गायब हो चुका था। दीवार के उस पार एक संकरी गली थी जो कोहरे में कहीं खो जाती थी। फेलुदा दीवार के पास रुका और जमीन को गौर से देखने लगा। बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी। देखो, फेलुदा ने गहरे पद चिन्ह की ओर इशारा किया। दाहिने पैर का निशान सामान्य है, लेकिन बायां पैर देखो, एड़ी का निशान गहरा है, लेकिन पंजे का निशान हल्का है। इसका मतलब जानते हो तोपशे? हम दोनों हाँफ रहे थे। मतलब उसके पैर में चोट है? जटायु ने पूछा। नहीं, फेलुदा ने गंभीरता से कहा। इसका मतलब है कि वो अपने बाएं जूते के अंदर कुछ छिपा कर चल रहा है, कुछ ऐसा जो सख्त है और उसे पैर पूरा टेकने नहीं दे रहा। शायद एक चाकू या एक छोटा पिस्तौल। जटायु का चेहरा सफेद पड़ गया। हे हथियार! बाप रे फेलू बाबू, ये तो मेरी नॉवेल कराची के कंकाल से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फेलुदा ने जटायु की बात अनसुनी कर दी। वो अभी भी उस अंधेरी गली को घूर रहा था। वो सिर्फ डरा नहीं रहा है, वो रेक्की कर रहा है। वो रामेश्वर बाबू को मारने के लिए सही मौके और सही जगह की तलाश में है, और आज हम उसकी वजह से चूक गए। तभी रामेश्वर बाबू भी दौड़ते हुए वहां आ गए। क्या हुआ? कौन था वो? फेलुदा उनकी तरफ घूमा। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। वो आपका अतीत था रामेश्वर बाबू, और वो बहुत करीब आ चुका है। अब हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। मुझे शक है कि उसने आपके घर के अंदर भी कुछ छोड़ा होगा। चलिए। वापसी के रास्ते में किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कोहरा अब और भी गहरा हो गया था, जैसे वो हमें चेतावनी दे रहा था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा है। मुझे नहीं पता था कि जिस घर की तरफ हम जा रहे हैं, वहां दीवारों के बीच कौन सा राज दफन है। रामेश्वर बाबू का घर एक पुरानी हवेली नुमा इमारत थी, जो दक्षिणी कलकत्ता की एक शांत गली में स्थित थी। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने हमारा स्वागत किया। सीलन, पुराने कागज और नैप्थलीन की मिलीजुली गंध। ये उस तरह की गंध थी जो उन घरों में बस जाती है जहां खुशियां बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी हों। हॉल में भारी सन्नाटा था। दीवारों पर लगी पुरानी घड़ियां टिक टिक कर रही थी, लेकिन उनका समय अलग अलग था, जैसे इस घर का वक्त के साथ कोई तालमेल ही ना हो। रामेश्वर बाबू हमें सीधे अपने स्टडी रूम में ले गए। ये एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारें किताबों से भरी अलमारियों से ढकी थीं। बैठिए। रामेश्वर बाबू ने एक पुरानी कुर्सी की ओर इशारा किया, लेकिन खुद नहीं बैठे। वो कमरे में इधर उधर बेचैनी से टहल रहे थे। फेलुदा ने कमरे का मुआयना शुरू किया। उसकी नजरें बाज की तरह तेज थीं। उसने मेज पर रखी धूल की परत को उंगली से छू कर देखा, फिर किताबों की रैक के पास गया। रामेश्वर बाबू,
फेलूदा ने एक किताब को बाहर निकालते हुए पूछा। आपकी अलमारी की किताबें बहुत सलीके से रखी हैं, लेकिन ये तीसरी पंक्ति, यहां बीच में एक खाली जगह क्यों है? यहां से कोई किताब हाल ही में निकाली गई है। रामेश्वर बाबू ठिठक गए। वो मेरी पुरानी डायरी थी। मैंने उसे कल रात ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो मिली नहीं। डायरी गायब है? फेलूदा की आंखों में चमक आ गई। उसमें क्या लिखा था? सिर्फ हिसाब किताब, रामेश्वर बाबू ने नजरें चुराते हुए कहा। तभी एक तेज आवाज ने कमरे की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। छनाक, खिड़की का कांच टूटकर बिखर गया। एक पत्थर सनसनाती हुई रफ्तार से अंदर आया और ठीक मेरे और जटायु के बीच से होकर सामने वाली दीवार पर लगे एक पुराने फोटो फ्रेम से जा टकराया। फ्रेम जमीन पर गिरकर टूट गया। बच गए, जटायु चीखे और सोफे के पीछे दुबक गए। मैं भी डर के मारे जमीन पर झुक गया, लेकिन फेलूदा हिला तक नहीं। उसने तुरंत खिड़की की ओर दौड़ लगाई और बाहर झांका। कोहरा बहुत घना है। वो भाग गया। फेलूदा ने वो पत्थर उठाया। वो एक साधारण सड़क का पत्थर था, लेकिन उस पर एक कागज का टुकड़ा रबर बैंड से बंधा हुआ था। उसने कागज को खोला तो उस पर कोयले से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रायश्चित, अटोनमेंट। फेलूदा ने वो कागज रामेश्वर बाबू की ओर बढ़ाया। पढ़िए इसे। अब और झूठ नहीं रामेश्वर बाबू। प्रायश्चित वही मांगता है जिसके साथ अन्याय हुआ हो। 1945 में सदानंद के साथ असल में क्या हुआ था, और क्या उसका कोई परिवार था? रामेश्वर बाबू का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उनके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो धम से कुर्सी पर बैठ गए। सदानंद, उनकी आवाज भर्रा गई। सदानंद बेकसूर था। ट्रेजरी से जो पैसे गायब हुए थे वो उसने नहीं चुराए थे। उसे फंसाया गया था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस, गवाह, सब। और आप? फेलूदा ने तीखा सवाल दागा। आपने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? रामेश्वर बाबू ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था। मुझे अपनी नौकरी प्यारी थी। मैंने चुप्पी साध ली। जेल में सदानंद ने शर्मिंदगी के मारे खुदकुशी कर ली। कमरे में भारी चुप्पी छा गई। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी। और उसका परिवार? फेलूदा ने पूछा। एक बेटा था, सुबीर, रामेश्वर बाबू ने धीरे से कहा। सदानंद की मौत के बाद उसकी मां उसे लेकर कहीं चली गई। मैंने सुना था कि कुछ साल बाद उसकी मां भी मर गई। वो अनाथ हो गया। उसके बाद उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। 7 साल, फेलूदा ने गणित लगाया। 1945 में 7 साल, यानी आज वो 27 साल का होगा, मेरी उम्र का। फेलूदा ने कमरे में टहलना शुरू किया। 7 कदम आगे, 7 कदम पीछे। एक 27 साल का नौजवान जो अपनी जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार आपको मानता है, वो अब बड़ा हो चुका है रामेश्वर बाबू। और वो सिर्फ आपको मारने नहीं आया है, वो आपको तड़पाना चाहता है, वैसे ही जैसे उसका पिता तड़पा था। तभी मेरी नजर जमीन पर गिरे उस टूटे हुए फोटो फ्रेम पर गई। ये 1945 की एक ग्रुप फोटो थी, ऑफिस के कर्मचारियों की। उसमें रामेश्वर बाबू जवान थे और उनके बगल में एक पतला हंसमुख आदमी खड़ा था, शायद सदानंद। लेकिन फोटो में सदानंद के चेहरे पर किसी ने लाल स्याही से एक क्रॉस यानी एक्स बना दिया था। वो घर के अंदर आ चुका है, फेलूदा ने गंभीर स्वर में कहा। यह निशान कांच के ऊपर नहीं, फोटो के ऊपर है, यानी फ्रेम टूटने से पहले ही यह निशान लगाया गया था। आपका दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर तक पहुंच चुका है। भाग 4, खंडहर का साया, द शैडो इन द रूइन। सदानंद का पुराना पता ढूंढने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। ट्रेजरी के पुराने रिकॉर्ड्स और रामेश्वर बाबू की धुंधली यादों के सहारे हमें पता चला कि सदानंद का परिवार उत्तरी कलकत्ते के बाग बाजार इलाके में रहता था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन आसमान में काले बादलों की वजह से शाम जैसा अंधेरा छाया हुआ था। हमारी टैक्सी बाग बाजार की संकरी भूल भुलैया जैसी गलियों में रेंग रही थी। यही है, टैक्सी ड्राइवर ने एक पुरानी जर्जर इमारत के सामने गाड़ी रोक दी।
इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी बाबू। वो मकान नहीं, एक खंडहर था। ईंटें बाहर झांक रही थीं, दीवारों पर पीपल के पेड़ उगाए थे और मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। क्या हमें सच में अंदर जाना है? जटायु ने अपनी गर्दन पर पसीना पोंछते हुए पूछा। ये जगह भूतिया शब्द को भी छोटा महसूस करा रही है। डरने की जरूरत नहीं है लाल मोहन बाबू, फेलूदा ने अपनी टॉर्च निकाली। भूतों से नहीं, हमें जिंदा इंसानों से डरना चाहिए। हम तीनों ने उस खंडहर में कदम रखा। अंदर का तापमान बाहर से भी कम था। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चर्राहट के साथ आवाज कर रहा था, चर चर। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर हमारे आने से नाराज हो। मकड़ी के जाले हमारे चेहरों से टकरा रहे थे। धूल की मोटी परत हर जगह जमी थी, लेकिन उस धूल पर देखो, फेलूदा ने टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली। ताजा पैरों के निशान, वही निशान, एक पैर का दबाव दूसरे से ज्यादा। वो यहां आता है, फेलूदा फुसफुसाया। शायद यही उसका ठिकाना है। हम निशानों का पीछा करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। सीढ़ियां इतनी कमजोर थीं कि लग रहा था कभी भी टूट सकती हैं। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से एक अजीब सी खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे हवा से कुछ हिल रहा हो। फेलूदा ने अपनी रिवॉल्वर, जो उसके पास लाइसेंस वाली थी पर वो कम ही निकालता था, जेब में कस लिया और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। क्रीक। कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरी सांस अटक गई। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय बीच में रखी एक टूटी हुई कुर्सी के, और उस कुर्सी पर एक गुड़िया रखी थी। एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया जिसका सिर धड़ से अलग होकर उसकी गोद में रखा था। गुड़िया की आंखें गायब थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे जो हमें घूर रहे थे। ये क्या मजाक है? जटायु की आवाज कांपी। फेलूदा गुड़िया के पास गया। उसने गुड़िया की गोद में रखे एक मुड़े हुए कागज को उठाया। ये कोई धमकी नहीं, ये एक रसीद थी। घोष एंड सन्स वॉच कंपनी, न्यू मार्केट, तारीख 15 अगस्त 1945। घड़ी रिपेयर की रसीद। 1945? मैंने हैरानी से पूछा। ये रसीद यहां क्या कर रही है? ये सबूत है तोपशे। फेलूदा की आंखें चमक उठी। रामेश्वर बाबू ने कहा था उनकी घड़ी बार बार रुक रही है और ये रसीद उसी दुकान की है। ये इशारा है, हमारा दुश्मन हमें बता रहा है कि वो रामेश्वर बाबू के हर पल पर नजर रखे हुए है। उनका वक्त खत्म होने वाला है। अचानक धड़ाम, हमारे पीछे कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा और गहरा हो गया। हम उस कमरे में कैद हो चुके थे। दरवाजा खोलो, जटायु चिल्लाए और दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, एक खिसियानी दबी हुई हंसी। ही। हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। वो दीवारों के भीतर से आ रही थी, या शायद छत से। ऊपर देखो, फेलूदा ने टॉर्च छत की ओर घुमाई। छत के रोशनदान पर एक चेहरा था, वही मंकी कैप वाला चेहरा। वो हमें ऊपर से देख रहा था। स्वागत है जासूस, तुम चूहेदानी में आ चुके हो। अब खेल शुरू होगा। इससे पहले कि फेलूदा कुछ कर पाता, उस आदमी ने रोशनदान से कुछ नीचे गिराया। एक जलती हुई माचिस की तीली, और कमरे के फर्श पर पुराने अखबारों और सूखी घास का ढेर था, जिस पर केरोसिन की गंध आ रही थी। आग भड़क उठी। एक पल में लपटों ने कमरे के एक कोने को अपनी चपेट में ले लिया। भागो, फेलूदा चिल्लाया, दरवाजा तोड़ो। हम तीनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी। धुआं हमारे फेफड़ों में भर रहा था। आग तेजी से फैल रही थी। गुड़िया अब लपटों में घिर चुकी थी और उसका जला हुआ चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पर हंस रही हो। फेलूदा ने एक कदम पीछे लिया और पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। कड़क, पुराना कुंडा टूट गया और दरवाजा खुल गया। हम खांसते हुए गिरते पड़ते बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे भागे। पीछे आग की लपटें किसी भूखे जानवर की तरह हमारा पीछा कर रही थीं। जब हम बाहर सड़क पर आए तो हम कालिख में सने हुए थे और बुरी तरह हाँफ रहे थे। वो पुरानी इमारत अब धधक रही थी।
फेलुदा ने जलती हुई इमारत की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने हमें मारने की कोशिश नहीं की तोपशे, फेलुदा ने अपनी जलती हुई बाह को सहलाते हुए कहा। अगर वो चाहता तो हमें मार सकता था। उसने सिर्फ हमें एक संदेश दिया है। क्या संदेश? मैं खांसते हुए बोला। कि वो आग से खेल रहा है और वो पूरे शहर को जलाने के लिए तैयार है। हमें न्यू मार्केट जाना होगा, उस घड़ी की दुकान पर। जवाब वहीं मिलेगा। न्यू मार्केट, कलकत्ता का दिल। भले ही शहर के बाकी हिस्सों में सन्नाटा पसरने लगा था, लेकिन न्यू मार्केट के अंदर अभी भी हलचल थी। बेकरी की ताज़ा डबल रोटी की महक और गीली सड़कों की गंध हवा में मिली हुई थी। लेकिन हमारे लिए ये बाजार खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि एक पहेली का अगला सिरा था। हम घोष एंड सन्स वॉच कंपनी के सामने खड़े थे। ये दुकान मार्केट के एक पुराने कम रोशनी वाले गलियारे में स्थित थी। दुकान छोटी थी और अंदर की दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। सैकड़ों घड़ियों की मिली जुली आवाज किसी टाइम बॉम्ब की तरह महसूस हो रही थी। दुकान के काउंटर पर एक बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी आंखों पर एक मोटा चश्मा यानी आई लूप लगा था। वो किसी पुरानी कलाई घड़ी की मरम्मत कर रहे थे। माफ कीजिएगा, फेलुदा ने अपनी भारी आवाज में कहा। बुजुर्ग ने सिर उठाया। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन अनुभव से भरी थीं। कहिए बाबू। फेलुदा ने जेब से वो जला हुआ आधा काला पड़ चुका रसीद का टुकड़ा निकाला, जो हमें खंडहर से मिला था। ये रसीद, क्या आप इसे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने रसीद को हाथ में लिया, चश्मा ठीक किया और उसे रोशनी में देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। हाँ, याद है, उन्होंने धीरे से कहा। ये रसीद बहुत पुरानी है, 1945 की। लेकिन क्या? फेलुदा ने दबाव डाला। लेकिन कल ही एक आदमी इसे लेकर आया था। कल? मैं चौंक पड़ा। जी, दुकानदार ने कहा। एक नौजवान, लंबा सांवला, उसने रेनकोट पहना हुआ था। वो एक बहुत पुरानी घड़ी लेकर आया था। उसने कहा था कि ये उसके पिता की घड़ी है, जो 20 साल पहले यहां ठीक होने आई थी, पर वो उसे वापस नहीं ले जा सके। फेलुदा ने काउंटर पर झुकते हुए पूछा, उस आदमी के बारे में और कुछ याद है आपको? कोई खास बात? दुकानदार ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। उसकी चाल, वो लंगड़ा कर चल रहा था, बाएं पैर से। लेकिन क्या? फेलुदा ने दबाव डाला। लेकिन जब वो दुकान से बाहर निकला तो सड़क पर पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए गुजरी। उसे देखकर वो नौजवान घबरा गया और तेज कदमों से गली की तरफ भागा। और तब वो लंगड़ा नहीं रहा था, वो बिल्कुल सीधा भाग रहा था। फेलुदा की आंखों में विजय की चमक कौंध गई। मेरा शक सही था। लंगड़ाना सिर्फ एक नाटक है, एक पहचान बनाने के लिए, ताकि असली पहचान छिपी रहे। एक और बात बाबू, दुकानदार ने दराज खोलकर एक लिफाफा निकाला। वो आदमी ये लिफाफा छोड़ कर गया था। उसने कहा था कि अगर कोई इस रसीद के बारे में पूछने आए तो उसे ये दे देना। फेलुदा ने झपट कर लिफाफा लिया, उसे खोला। उसमें एक पोस्ट कार्ड था। उस पर किसी जगह का नक्शा बना था और नीचे लिखा था कि आज रात 8 बजे साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, कब्रिस्तान में अकेले आना, वरना रामेश्वर घोष का इतिहास और भविष्य दोनों मिट जाएंगे। फेलुदा ने घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। वो हमें बुला रहा है, मौत के घर में। जटायु का गला सूख गया। कब्रिस्तान? रात को? फेलू बाबू, क्या ये जरूरी है? हम पुलिस को क्यों नहीं बता देते? क्योंकि पुलिस के आते ही वो गायब हो जाएगा लाल मोहन बाबू, फेलुदा ने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई है। वो मुझे चुनौती दे रहा है और प्रदोष चंद्र मित्तर कभी चुनौती से पीछे नहीं हटता। साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, ये जगह दिन में भी डरावनी लगती थी, लेकिन रात
रात में ये किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगती थी। ऊंचे ऊंचे गोथिक शैली के मकबरे अंधेरे में मीनारों की तरह खड़े थे। बरगद और महोगनी के घने पेड़ों ने आसमान को ढक रखा था, जिससे वहां घुप अंधेरा था। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक और बढ़ गई थी। 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे। फेलुदा, मैं और जटायु एक विशाल मकबरे के पीछे छिपे हुए थे। हमारे पैरों के नीचे गीली घास और सूखी पत्तियां थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी ही धड़कन सुन सकता था। बिल्कुल आवाज नहीं, फेलुदा ने फुसफुसाया। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसने उसे बंद रखा था। उसकी दूसरी हथेली उसकी रिवॉल्वर की बक पर थी। ठीक 8 बजे लोहे के गेट के चरमराने की आवाज आई। क्रीक। कोई अंदर आया था। कोहरे के बीच से एक काली आकृति उभरती हुई दिखाई दी। काला रेनकोट, मंकी कैप और हाथ में लालटेन। वो आकृति धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चल रही थी। घिस घिस घिस। वो एक विशेष कब्र के पास जाकर रुक गया, सदानंद की कब्र। उसने लालटेन को कब्र के पत्थर पर रखा और जेब से कुछ निकालने लगा। अब, फेलुदा चिल्लाया। हम तीनों अपनी आड़ से बाहर निकले। फेलुदा ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उस आदमी के चेहरे पर मारी और अपनी रिवॉल्वर तान दी। हिलना मत, हाथ ऊपर। वो आदमी बुरी तरह सकपका गया। उसके हाथ से जो चीज थी वो गिर गई। वो कोई हथियार नहीं, बल्कि एक फूलों का गुलदस्ता था। जब हमने उसका चेहरा देखा तो हम सन्न रह गए। ये वो नौजवान नहीं था जिसे हमने पार्क में या खंडहर में देखा था। ये एक बेहद गरीब, कमजोर सा आदमी था, जिसके गाल पिचके हुए थे और आंखें डरी हुई थीं। मालिक, मुझे मत मारो मालिक, वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। फेलुदा ने बंदूक नीचे नहीं की, लेकिन उसकी भ्रिकुटी तन गई। तुम कौन हो और सुबीर कहाँ है? सुबीर? मैं किसी सुबीर को नहीं जानता बाबू। मुझे तो पार्क स्ट्रीट के मोड़ पर एक आदमी मिला था। उसने मुझे 10 रुपए दिए और ये कोट पहनाया। उसने कहा कि ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। फेलुदा ने गुस्से में अपना माथा ठोक लिया। धत, हम बेवकूफ बन गए तोपशे। क्या मतलब? मैंने पूछा। ये एक डीकॉय था, चारा, फेलुदा ने तेजी से मुड़ते हुए कहा। असली मुजरिम यहां नहीं है। उसने हमें यहां बुलाया ताकि हम घर से दूर रहें। उसका असली निशाना हम नहीं थे। फेलुदा की आंखें दहशत से फैल गईं। उसका निशाना रामेश्वर बाबू थे। उसने हमें यहां उलझाया ताकि वो रामेश्वर बाबू को अकेला पा सके। लेकिन रामेश्वर बाबू तो घर पर पुलिस सुरक्षा में, मैंने कहना चाहा, लेकिन फेलुदा पहले ही दौड़ पड़ा था। पुलिस सुरक्षा? फेलुदा ने दौड़ते हुए कहा। उसने पुलिस को चकमा देना बहुत पहले सीख लिया होगा। जल्दी करो, अगर हम देर हो गए तो आज रात सच में खून बहेगा। हम कब्रिस्तान से बाहर भागे। टैक्सी मिलने में मुश्किल हो रही थी। हर गुजरता सेकंड किसी भारी पत्थर जैसा लग रहा था। जब तक हमें टैक्सी मिली और हम रामेश्वर बाबू के घर की तरफ लपके, मेरे दिमाग में बुरे ख्यालों का बवंडर चल रहा था। जब हम रजनी सेन रोड पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर अंधेरा था और बाहर जो हवलदार सुरक्षा के लिए तैनात था, वो गेट के पास बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। नहीं, फेलुदा ने हवलदार की नब्ज टटोली। जिंदा है, बस बेहोश किया गया है। हम अंदर दौड़े। रामेश्वर बाबू, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। ड्राइंग रूम में सामान बिखरा पड़ा था। सोफे उल्टे थे, फूलदान टूटे हुए थे, जैसे वहां कोई हाथापाई हुई हो। और कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक पुरानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा था। सुई अटक गई थी और वो एक ही लाइन बार बार दोहरा रही थी। एकला चौलो रे, एकला चौलो रे। फेलुदा ने ग्रामोफोन बंद किया। उसके नीचे एक नोट रखा था। फेलुदा ने उसे उठाया और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा। उसका चेहरा, जो आमतौर पर भावहीन रहता था, अब क्रोध और चिंता से तमतमा रहा था। क्या लिखा है फेलुदा? जटायु ने डरते डरते पूछा। फेलुदा ने वो कागज हमें दिखाया। उस पर लिखा था, तुम्हारी होशियारी ही तुम्हारी हार बनी जासूस। रामेश्वर अब मेरे पास है। अगर उसे आखिरी बार देखना चाहते हो तो हावड़ा ब्रिज के नीचे
पिलर नंबर 4 के पास आ जाओ रात 12 बजे, और याद रखना अगर पुलिस को साथ लाए तो रामेश्वर का शरीर हुगली नदी में मछलियों का चारा बनेगा। फेलुदा ने दीवार पर अपनी मुट्ठी दे मारी। उसने मुझे मेरे ही खेल में हरा दिया, फेलुदा ने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। लेकिन वो एक गलती कर गया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया है। फेलुदा ने अपनी रिवॉल्वर की गोलियां चेक की। चलो हावड़ा ब्रिज, आज रात इस केस का फैसला होकर रहेगा, या तो वो बचेगा या हम। रात के 12 बज रहे थे। हावड़ा ब्रिज, कलकत्ता का यह विशालकाय लोहे का ढांचा दिन में लाखों लोगों के शोर से गूंजता है, लेकिन इस वक्त तूफानी रात के सन्नाटे में यह किसी सोए हुए दैत्य जैसा लग रहा था। कोहरा इतना घना था कि ब्रिज के ऊंचे खंभे आसमान में कहीं खो गए थे। नीचे हुगली नदी का काला पानी बह रहा था, जिसकी लहरें पिलरों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। छप छप। ब्रिज के पिलर नंबर 4 के नीचे एक धुंधली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। प्रदोष चंद्र मित्तर यानी फेलुदा उस लाइट के नीचे अकेला खड़ा था। उसके एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और दूसरा हाथ उसके ओवरकोट की जेब में था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। मैं और जटायु वहां से 50 गज दूर एक खड़े हुए मालवाहक ट्रक के टायरों के पीछे छिपे थे। हम भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे, लेकिन डर ने हमारी ठंड को सुन्न कर दिया था। फेलुदा का सख्त आदेश था, जब तक मैं इशारा न करूं अपनी जगह से हिलना भी मत। हवा की साएं साएं किसी रोती हुई औरत की तरह सुनाई दे रही थी। तभी ब्रिज के दूसरे छोर से 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। एक काली एम्बेसडर कार धीरे धीरे किसी शिकारी जानवर की तरह रेंगती हुई आई और फेलुदा से 20 कदम दूर रुक गई। इंजन बंद नहीं हुआ। हेडलाइट्स की तेज रोशनी फेलुदा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके हाव भाव पढ़ना नामुमकिन था। कार का पिछला दरवाजा खुला। सबसे पहले रामेश्वर बाबू को बाहर धक्का दिया गया। उनके हाथ पीछे बंधे थे और मुंह पर एक गंदा कपड़ा ठूंसा हुआ था। वो कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों में वो खौफ था जो इंसान तब महसूस करता है जब उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देती है। उनके पीछे वो साया बाहर निकला। लंबा कद, चेहरा मफलर से ढका हुआ, हाथ में एक काले रंग की रिवॉल्वर। सुबीर, सदानंद का बेटा। अकेले आए हो? सुबीर की आवाज भारी और कर्कश थी, जो हवा के शोर को चीरती हुई हम तक पहुंची। तुम्हारे कहे मुताबिक, फेलुदा ने शांत स्वर में कहा। उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और उसे अपने जूते की एड़ी से कुचल दिया। अब रामेश्वर बाबू को छोड़ दो। सुबीर हंसा, एक सूखी कड़वी हंसी। छोड़ दूं? इतनी आसानी से? सुबीर ने रामेश्वर बाबू के बालों को पकड़कर उनका सिर ऊपर उठाया। 20 साल मैंने इस पल का इंतजार किया है। मेरी मां सड़कों पर भीख मांगते मांगते मर गई। मैं अनाथालयों में पलकर बड़ा हुआ। हर रात मैंने सिर्फ एक सपना देखा कि एक दिन मैं उस आदमी को खत्म करूंगा जिसने मेरे पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। सुबीर ने अपनी रिवॉल्वर रामेश्वर बाबू की कनपटी पर सटा दी। इसने मेरे पिता को चोर साबित किया था। आज मैं इसे दुनिया के सामने सजा दूंगा। फेलुदा ने एक कदम आगे बढ़ाया। रुक जाओ, सुबीर चिल्लाया। एक कदम और इसका भेजा हुगली नदी में बहेगा। फेलुदा वहीं रुक गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, ये दिखाने के लिए कि वो निहत्था है। सुबीर, फेलुदा ने बहुत ही संयत और धीमी आवाज में कहा, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो। जज्बात में आकर ट्रिगर दबाना बहुत आसान है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर रामेश्वर बाबू ने सच में पैसे चुराए होते तो आज उनकी हालत ऐसी क्यों होती? सुबीर ठिठक गया। क्या मतलब? देखो इन्हें। फेलुदा ने रामेश्वर बाबू की ओर इशारा किया। फटे हुए जूते, घिसी हुई शर्ट, एक टूटे फूटे घर में रहने वाला मामूली क्लर्क। अगर इन्होंने ट्रेजरी से लाखों रुपए चुराए होते तो क्या ये ऐसी फकीर की जिंदगी जीते? सुबीर की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। ये तर्क उसके गुस्से की दीवार में दरार डाल रहा था। तो फिर पैसे कहां गए?
मेरे पिता ने नहीं लिए, इसने नहीं लिए, तो क्या पैसे हवा में गायब हो गए? फेलूदा की आंखों में एक चमक आई। ये उसका मौका था। पैसे हवा में गायब नहीं हुए सुबीर, पैसे उसी ने लिए थे जिसके पास तिजोरी की दूसरी चाबी थी। माहौल में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सिर्फ नदी का शोर गूंज रहा था। सुबीर की उंगली ट्रिगर पर अभी भी थी, लेकिन उसका ध्यान अब फेलूदा की बातों पर था। दूसरी चाबी? सुबीर बुदबुदाया। हां, फेलूदा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला। वही रसीद नहीं, बल्कि एक साधारण मुड़ा हुआ कागज जो उसने जेब में रखा था। ये एक ब्लफ था। मैंने पुलिस आर्काइव्स से पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। 1945 में ट्रेजरी में 2 चाबियां थीं। एक तुम्हारे पिता सदानंद के पास और दूसरी, फेलूदा जानबूझकर रुका, सस्पेंस बनाने के लिए। दूसरी चाबी ट्रेजरी ऑफिसर मिस्टर खन्ना के पास थी। रामेश्वर बाबू, जो अब तक बुद्ध बने बैठे थे, खन्ना का नाम सुनते ही तड़प उठे। वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंह में कपड़ा ठुसा होने के कारण सिर्फ की आवाज निकल रही थी। खन्ना? सुबीर कंफ्यूज हो गया। हां, खन्ना। फेलूदा ने अपनी आवाज ऊंची की। खन्ना को जुए की लत थी। उस पर भारी कर्ज था। उसने पैसे चुराए और इल्जाम तुम्हारे सीधे साधे पिता पर लगा दिया। और रामेश्वर बाबू? फेलूदा ने रामेश्वर बाबू की ओर एक नफरत भरी नजर डाली। रामेश्वर बाबू सब जानते थे, लेकिन खन्ना ने इन्हें धमकी दी थी कि अगर इन्होंने मुंह खोला तो इनका परिवार खत्म कर दिया जाएगा। रामेश्वर बाबू चोर नहीं है सुबीर। ये एक कायर है, एक डरपोक इंसान जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपने जिगरी दोस्त को फांसी के फंदे पर लटकने दिया। सुबीर के हाथ नीचे हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जिस नफरत ने उसे 20 साल तक जिंदा रखा था, वो अचानक बेमानी हो गई थी। उसका दुश्मन कोई चालाक विलन नहीं था, बल्कि कीचड़ में सना एक डरा हुआ बूढ़ा था। झूठ! सुबीर की आवाज टूट गई। तुम झूठ बोल रहे हो। सच तुम्हारी आंखों के सामने है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो एक ऐसे आदमी को मारो जो पहले से ही मरा हुआ है। देखो इसे। क्या ये तुम्हें कोई मास्टरमाइंड लगता है? इसे मारने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा सुबीर, सिर्फ पछतावा मिलेगा। सुबीर ने अपनी रिवॉल्वर रामेश्वर बाबू के सिर से हटा ली। वो घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखें नदी के शोर में मिल गईं। बाबा, बाबा, वो सिसक रहा था। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। सुबीर ने सिर उठाकर देखा। पुलिस? हां, फेलूदा ने कहा। किडनैपिंग एक जुर्म है सुबीर। कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, अदालत में मैं गवाही दूंगा कि तुमने गोली नहीं चलाई। हालात ने तुम्हें मुजरिम बनाया था। सुबीर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने हाथ आगे कर दिए। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। रामेश्वर बाबू, जो अब तक रो रहे थे, अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था, शर्मिंदगी का पागलपन। मैं इस बच्चे से नजरें नहीं मिला सकता, वे चिल्लाए। उसकी मां की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, रामेश्वर बाबू ब्रिज की रेलिंग की तरफ दौड़े। नहीं, फेलूदा चिल्लाया। रामेश्वर बाबू रेलिंग पर चढ़ गए और नीचे अंधेरी नदी में छलांग लगाने ही वाले थे। नहीं! फेलूदा की चीख हावड़ा ब्रिज के लोहे के गर्डरों से टकराकर गूंज उठी। इससे पहले कि रामेश्वर बाबू अपना संतुलन पूरी तरह खोकर नीचे अंधेरी खाई में गिरते, फेलूदा ने एक चीते की फुर्ती से छलांग लगाई। उसका बायां हाथ रेलिंग पर जमा था और दायां हाथ हवा में लहराया। रामेश्वर बाबू का आधा शरीर रेलिंग के उस पार जा चुका था। नीचे हुगली नदी का काला पानी मौत की तरह मुंह खोले उनका इंतजार कर रहा था। ऐन मौके पर सिर्फ एक पल की देरी होती तो सब खत्म हो जाता। फेलूदा की उंगलियों ने रामेश्वर बाबू के कोट का कॉलर पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे! रामेश्वर बाबू हवा में लटकते हुए चिल्लाए। उनके पैर नीचे शून्यता में छटपटा रहे थे। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैंने उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मर जाने दो।
मरना बहुत आसान है रामेश्वर बाबू, फेलुदा ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसके माथे की नसें तन गई थीं और बाहों की मांसपेशियां कोट के अंदर पत्थर जैसी सख्त हो गई थीं। कायर लोग मौत चुनते हैं ताकि उन्हें अपनी गलती का सामना ना करना पड़े, लेकिन आज मैं आपको इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। आपको जिंदा रहना होगा और हर रोज उस पछतावे के साथ जीना होगा। मैं और जटायु दौड़कर वहां पहुंचे। हमने रेलिंग के बीच से हाथ डालकर रामेश्वर बाबू की कमर और बांह पकड़ ली। खींचो, फेलुदा चिल्लाया। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बारिश की वजह से सब कुछ फिसलन भरा था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। धीरे धीरे, इंच दर इंच, हमने रामेश्वर बाबू को मौत के मुंह से वापस खींचा और उन्हें सड़क के गीले डामर पर पटक दिया। रामेश्वर बाबू सड़क पर गिरकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वे कीचड़ में लथपथ थे, कांप रहे थे और बार बार अपना चेहरा हाथों से छिपा रहे थे। मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं। उनका विलाप रात के सन्नाटे को चीर रहा था। सुबीर, जो अब तक घुटनों के बल बैठा था, ये सब देख रहा था। उसके हाथ से रिवॉल्वर बहुत दूर जा चुकी थी। उसकी आंखों में अब प्रतिशोध की आग नहीं थी, वहां सिर्फ एक गहरा शून्य था। उसने देखा कि जिस आदमी को वो एक राक्षस, एक विलन समझता था, वो असल में एक टूटा हुआ, डरा हुआ और दयनीय इंसान था। सुबीर ने महसूस किया कि उसकी 20 साल की नफरत ने उसे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो एक ऐसे आदमी को मारने चला था जो पहले ही अंदर से मर चुका था। तभी सायरन की आवाज और तेज हो गई। पुलिस की 3 जीपें ब्रिज पर आ पहुंची। लाल और नीली बत्तियां कोहरे में एक डरावना डिस्को लाइट जैसा प्रभाव पैदा कर रही थीं। इंस्पेक्टर हल्दर अपनी टीम के साथ जीप से कूदे। उनके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी। हथियार डाल दो, हल्दर चिल्लाए। फेलुदा ने शांत भाव से सड़क पर पड़ी सुबीर की रिवॉल्वर की ओर इशारा किया। हथियार पहले ही डाला जा चुका है इंस्पेक्टर। पुलिस वालों ने सुबीर को घेर लिया और उसे हथकड़ी पहना दी। सुबीर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने एक बार भी अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की। जब पुलिस उसे जीप की तरफ ले जा रही थी, वो रुका और पीछे मुड़कर फेलुदा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, शायद धन्यवाद, या शायद ये पूछने की कोशिश कि अब उसका क्या होगा। फेलुदा उसके पास गया। उसने सुबीर के कंधे पर एक पल के लिए हाथ रखा। अदालत में सच बोला जाएगा सुबीर, तुमने किसी को नहीं मारा। तुम्हारी सजा कम होगी, लेकिन याद रखना, सदानंद का सम्मान उसकी ईमानदारी में था, तुम्हारे बदले में नहीं। सुबीर ने सिर झुका लिया और पुलिस वैन में बैठ गया। वैन चली गई। रामेश्वर बाबू को दूसरी गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वे सदमे की स्थिति में थे। ब्रिज पर अब सिर्फ हम 3 बचे थे। फेलुदा ने रेलिंग पर कोहनी टिका दी और नीचे बहती नदी को देखने लगा। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, लेकिन वो बारिश में भीगकर खराब हो चुका था। उसने पैकेट को नदी में फेंक दिया। क्या अब सब ठीक हो जाएगा फेलुदा? मैंने पूछा। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। रामेश्वर बाबू बच गए, सुबीर पकड़ा गया, केस सॉल्व हो गया ना? फेलुदा ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें गहरे पानी पर जमी थीं। जासूसी उपन्यासों में अंत में सब ठीक हो जाता है तोपशे। विलेन पकड़ा जाता है, हीरो जीत जाता है, लेकिन असल जिंदगी में कोई नहीं जीतता। सुबीर जेल जाएगा। रामेश्वर बाबू अपनी बची हुई जिंदगी शर्मिंदगी के नरक में बिताएंगे और सदानंद, उसे कभी न्याय नहीं मिला। आज रात यहां न्याय नहीं हुआ तोपशे। आज रात यहां सिर्फ एक और त्रासदी टली है। 2 दिन बाद रविवार की सुबह रजनी सेन रोड पर हल्की धूप खिली थी, लेकिन हमारे ड्राइंग रूम का माहौल अभी भी उस तूफानी रात की यादों से भारी था। फेलुदा अपनी नोटबुक में केस की आखिरी रिपोर्ट लिख रहा था। जटायु हमारे साथ चाय पी रहे थे। वे पिछले 2 दिनों से असामान्य रूप से शांत थे। हावड़ा ब्रिज की घटना ने उनके अंदर के थ्रिलर राइटर को भी डरा दिया था। एक बात मुझे समझ नहीं आई फेलू बाबू, जटायु ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी चाय का कप मेज पर रखा। पूछिए, फेलुदा ने बिना सिर उठाए कहा। वो ट्रेजरी ऑफिसर खन्ना, आपने ब्रिज पर कहा था कि खन्ना ने पैसे चुराए थे और आपके पास उसका कन्फेशन लेटर है, लेकिन
मुझे याद है कि जब हम पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे थे तो वहां खन्ना का नाम तो था, लेकिन किसी कन्फेशन लेटर का जिक्र नहीं था। मैं भी चौंक गया। हाँ फेलुदा, तुमने वो कागज अपनी जेब से निकाला था, वो क्या था? फेलुदा रुका। उसने अपनी कलम मेज पर रखी और अपनी 4 मीनार सुलगा ली। धुएं का एक छल्ला बनाते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। कोई कन्फेशन लेटर नहीं था लालमोहन बाबू। मैं और जटायु सन्न रह गए। क्या? वो कागज? फेलुदा ने अपनी जेब से वही मुड़ा हुआ कागज निकाला और हमारी तरफ फेंक दिया। देखो इसे। मैंने उसे खोलकर देखा। वो कोई सरकारी दस्तावेज नहीं था, वो धोबी का हिसाब था जो फेलुदा ने सुबह लिखा था। आपने झूठ बोला? जटायु ने अविश्वास से पूछा। एक हथियारबंद आदमी के सामने? इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, फेलुदा ने शांति से कहा। देखो, रामेश्वर बाबू के रहन सहन और उनकी कायरता को देखकर मैं ये तो समझ गया था कि उन्होंने पैसे नहीं चुराए थे, लेकिन सुबीर को रोकने के लिए तर्क काफी नहीं थे। उसे एक विलेन चाहिए था। उसे यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि उसके पिता निर्दोष थे, लेकिन रामेश्वर बाबू भी मुख्य दोषी नहीं थे। तो खन्ना? मैंने पूछा। क्या खन्ना भी निर्दोष था? फेलुदा ने खिड़की के बाहर देखा, जहां एक कौवा बिजली के तार पर बैठा कांव कांव कर रहा था। शायद, फेलुदा ने विचार मग्न होकर कहा, या शायद वो सच में चोर था। खन्ना 5 साल पहले मर चुका है, इसलिए उस पर इल्जाम लगाना सुरक्षित था। मरे हुए लोग अपनी सफाई नहीं देते तोपशे। मैंने एक मरे हुए आदमी के नाम का इस्तेमाल करके 2 जिंदा आदमियों को बचाया, सुबीर को कातिल बनने से और रामेश्वर बाबू को मरने से। मैं फेलुदा को देखता रह गया। वो सिर्फ सुराग नहीं ढूंढता था, वो इंसानी दिमाग के साथ शतरंज खेलता था। लेकिन फेलू बाबू, जटायु ने कहा, क्या आपको बुरा नहीं लगता आपने झूठ बोलकर केस सुलझाया? फेलुदा खड़ा हो गया। उसने अपनी शॉल को कंधे पर ठीक किया। उसका चेहरा अब गंभीर हो गया था। सत्य और न्याय हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलते लालमोहन बाबू। कभी कभी एक बड़ी तबाही को रोकने के लिए एक छोटा झूठ सच से ज्यादा पवित्र होता है। मैंने कानून के लिए नहीं, इंसानियत के लिए झूठ बोला। तभी फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। उस आवाज ने कमरे के दार्शनिक माहौल को तोड़ दिया। फेलुदा ने रिसीवर उठाया। हेलो जी, प्रदोष मित्तर। कहां? पार्क स्ट्रीट के एक होटल में। हीला चोई। दिलचस्प। उसने फोन रखा और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों से वो थकान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब वही पुरानी तेज चमक थी। शिकारी को नए शिकार की गंध मिल चुकी थी। तैयार हो जाओ तुबशे, फेलुदा ने कहा। रामेश्वर बाबू का अध्याय बंद हो चुका है। कलकत्ते के किसी और कोने में कोई और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। अभी? मैंने पूछा। अभी, फेलुदा ने दरवाजा खोलते हुए कहा। और जैसे ही हम बाहर निकले, फेलुदा ने मुड़कर वो आखिरी बात कही जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। उसने डूबते हुए सूरज की तरफ देखा और कहा, याद रखना तुबशे, रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई उतनी ही गहरी और काली होती है, और हमारा काम रोशनी में नहीं, उन परछाइयों में है। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुन ली, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करें कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि।